Hello everyone, this is Sir Faizan Pasha and we are back with more lectures on circular motion. अच्छा, अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स देखें जो अब तक आपको इस प्लेलिस्ट में से पहले मिले होंगे तो उनमें वी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ सर्किल, फिर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे. एंड देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और हमने देखा कि डिफरेंट सिनारियोज में किस तरह हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि एक अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें विच फोर्स इज सर्विंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स और हम किस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बना सकते हैं. तो वी हैव सीन मल्टीपल एग्जाम्पल्स और दे वर कंपैरेटिवली सिंपल एग्जाम्पल्स, कोई इतना चैलेंजिंग नहीं था. बट अगर आप ऑनेस्टली उन लेक्चर्स को थोड़ा सा दिल लगा के समझ रहे होगे ना तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि यार ये एक के बाद एक नई एग्जाम्पल्स करा रहा है और मोर और लेस हर नई एग्जाम्पल में एक नया कॉन्सेप्ट या एक नई चीज़ आ जा रही है. और वहाँ पे द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा केस आ जाए जो कि अनसीन हो, अगर वो केस हमने क्लास में डिस्कस ही नहीं किया है और हमसे कहा जाए जी आप बता दें सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बना दें और फिर रेलेवेंट कैलकुलेशन कर दें, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू गाइज कैन बी इन अ ह्यूज ट्रबल. ठीक है, तो आई हैव दिस वेरी आइडिया ऑफ द फैक्ट के बजाय इसके कि बस एक के बाद एक एग्जाम्पल्स करवा दी जाए और एग्जाम्पल्स को रटवा दिया जाए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं द अप्रोच. कि भाई अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए, कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाए, वैसे हम इतनी एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं, देयर इज़ फेयर पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में इन्हीं में से कोई एग्जांपल पूछ ली जाए, बट लेट्स से अगर कोई एक अनसीन केस आ जाए तो उसमें द अप्रोच शुड बी क्लियर ना. वो सबसे ज़्यादा पैसे उसी चीज़ के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. जब आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, किसी एक केस को एनालाइज करें और सेंट्रीपिटल फोर्स की उसमें इक्वेशन बना रहे हो, तो वो अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये लेक्चर ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि इससे पहले कि मैं सबसे कॉम्प्लेक्स केस में जाऊं जिसे हम कहते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, उससे पहले मैं अप्रोच पे बात करूंगा और अगला जो उसके बाद के लेक्चर्स होंगे ना उनमें हम जब प्रैक्टिकल केसेस उठाएंगे तो हम बस उन अप्रोच को यानी उस स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे जो आज हम इस क्लास में सीखने वाले. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आपको सही मानों में ये लेक्चर समझ में आ गया. तो प्लीज एंड तक गौर से समझिएगा, इट्स वर्थ वॉचिंग. तो द अप्रोच, कौन सी अप्रोच? द अप्रोच टू डिड्यूस एन इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. कि भाई अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए. भाई एग्जाम में आपको एक सिनारियो दे दिया गया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आप बताओ इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या होगी और फिर उसकी कैलकुलेशन करो. तो जो सबसे पहला काम आपने करना है वो क्या करना है? ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज मार्क ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो लेट्स से अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो लेट्स से किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो लेट्स से दिस इज द सर्कुलर पाथ. मैंने पूरा सर्किल नहीं बनाया बिकॉज आई नीड स्पेस. तो लेट्स से सर्कुलर पाथ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर मौजूद है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेट्स से परफॉर्म कर रहा है. तो मुझे क्या डिड्यूस करना है? मुझे डिड्यूस करना है कि विच फोर्स इज सर्विंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला ये काम करूंगा कि मैं इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, यानी कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी फोर्स मार्क कर लूंगा. अच्छा, इसके लिए आपको फोर्सेस की टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. एएस फिजिक्स में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की थी और हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी कि भाई कोई भी फोर्स एवं बिला वजह नहीं आ जाती. ऐसा नहीं कि जब दिल में आया आपने यूँ मार्क कर दिया, इस पर टेंशन ऐड करिए. भाई टेंशन उस वक्त ऐड करिए जब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से, किसी रॉड से खिंचाया जा रहा होगा, या वेट उस वक्त ऐड करेगी जब ऑब्जेक्ट किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद होगा. फ्रिक्शन उस वक्त ऐड करेगी जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करेगा या कर रहा होगा. कॉन्टैक्ट फोर्स उस वक्त ऐड करेगा जब कोई मास किसी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा एंड सो ऑन. तो हर फोर्स को हमने बड़ा डिटेल में देखा था. तो उसके लिए वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. फॉर एग्जांपल आप फोर्सेस मार्क करने गए, एक फोर्स है जो एक्ट कर रही है, आपने वो मार्क ही नहीं किया तो बेकार हो गया, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फायदा ही नहीं, आपने पूरी एक फोर्स ही मिस कर दी. या एक फोर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, आपने बिला वजह उसको मार्क कर दिया तो भी बेकार हो गया. तो फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा ओ लेवल से पढ़ाते थे और एएस में तो बहुत डेप्थ में पढ़ाते थे, तो वो वाला पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है,
अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि भाई ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं आप वो सारी फोर्सेस क्या करोगे, मार्क कर दोगे। तो अभी मैं रैंडमली, ये कोई प्रैक्टिकल केस नहीं है, रैंडम केस है, ये जनरल डिस्कशन है, ठीक है ना। लेट्स से मेरे ऑब्जेक्ट पर ना टोटल 4 फोर्सेस एक्ट कर रही थी, ठीक है, F1 F2 F3 F4, कभी हो सकता है एक ही एक्ट कर रही हो, कभी 2, कभी 10, कभी 20, जितनी भी एक्ट कर रही है ना भाई आप सारी बना दो, ठीक है। जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी मार्क कर दो। मेक श्योर कि आप उनकी करेक्ट डायरेक्शन मार्क करो। आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, टेंशन कहाँ एक्ट करती है। पहले जिसको देखो कि ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो अभी उसूलन इसकी क्या डायरेक्शन होगी। हर फोर्स की डायरेक्शन रिड्यूस करने का अपना एक तरीका होता है, तो आप उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करें। और सबसे पहले आप क्या करो, आप फ्री बॉडी डायग्राम मार्क कर लो। मैंने पहले भी कहा था एएस लेवल के डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दोबारा प्रॉपर इस्तेमाल होंगे। चलो लेट्स से अभी ये 4 फोर्सेस थे जो कि एक्ट कर रही थी, तो मैंने लेट्स से F1 F2 F3 F4 दे दिया, जो कि मैंने मार्क कर दिया। ये है पहला स्टेप। अच्छा, जो दूसरा स्टेप है ना वो $1 मिलियन स्टेप है। वो दूसरा स्टेप क्या है, वो दूसरा स्टेप ये कि मार्क एन एक्सिस अलोंग विच द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लाई। क्या मतलब भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है। तो 2 चीजें पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट का क्या सेंटर है और सर्कुलर पाथ का क्या सेंटर है। एक लाइन बना दो, एक लाइन बना दो जो कि कहां से गुजर रही हो, ऑब्जेक्ट के सेंटर से और सर्कुलर पाथ के सेंटर से। एक लाइन बना दो, एक डॉटेड लाइन बना दो, उसको एक एक्सिस लेबल कर दो। लेट्स से वो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। लेबल दैट एक्सिस एज एक्स एक्सिस। ये बिल्कुल बिगनर लेवल पे अप्रोच समझा रहा हूँ, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एक्स वाई लेबल करो, अपनी आसानी के लिए बस एक एक्सिस मार्क कर लेना। ये एक्सिस जब तक नहीं मार्क करोगे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कौन सा एक्सिस भाई, एक है सर्किल का सेंटर और एक है ऑब्जेक्ट का सेंटर। इन दोनों को मिला दो तो एक एक्सिस बन जाएगा। ये एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने लेक्चर समझाने के लिए उसको मैंने लेबल भी कर दिया, लेट्स से दैट इज एक्स एक्सिस। और याद रखना एक्स एक्सिस जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो। मैथमेटिक्स में हम यूँ कहते हैं कि वो लाइन जो आपने अपने रेफरेंस के लिए सबसे पहले ड्रॉ की वो एक्स एक्सिस है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सिस है। क्यों? क्योंकि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यही लाई करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा होता है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ना। तो ये एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, फिर सेफ साइड पे एक और एक्सिस मार्क करो। मार्क अनदर एक्सिस perpendicular to the x-axis. This axis will be at tangent to the circular path. और ये जो आप एक्सिस मार्क करोगे ना, ये आपके सर्कुलर पाथ के बिल्कुल टेंजेंट आएगा, यानी कि यूं परपेंडिकुलर हो। यानी अगर ये आपका एक्स एक्सिस था तो ये क्या हो जाएगा, आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अगेन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एकदम लिखो वाई एक्सिस, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई 2 एक्सिस बना लो। एक ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस था एक्स एक्सिस, जो कि ऑब्जेक्ट के सेंटर से और सर्किल के सेंटर से गुजर रहा होगा। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा वो होगा जो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर बना लो, बड़ी आसानी हो जाएगी ऐसा कर देने से। तो आपने क्या किया, आपने लेबल दिस एक्सिस एज वाई। लेट्स से ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अपनी आसानी के लिए आपने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या था भाई, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जितनी फोर्स एक्ट कर रही है सारी फोर्सेस बना दो। स्टेप नंबर 2 क्या था, सर्किल का सेंटर और ऑब्जेक्ट का सेंटर, उनसे एक लाइन बना दो। दैट इज योर एक्सिस, उसको एक्स एक्सिस कर दो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सिस टू बी कंसिडर्ड। और फिर एक सेफ साइड पे एक परपेंडिकुलर उसके एक्सिस बना दो जो कि बिल्कुल इस सर्किल को का टेंजेंट के तौर पे सर्व कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब आप देखो कि आउट ऑफ द फोर्सेस जो कि फ्री बॉडी डायग्राम में आपने मार्क की थी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 8 हो, 10 हो, उनमें से वो सारी फोर्सेस जो कि या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस पे लाई कर रही हैं, उनको आप दे दें फ्लाइंग किस। वो आपके दोस्त हैं, उनको आप तंग ना करें, वो आपके बड़े काम के दोस्त हैं, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इस केस में F3 ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई करता है, F1 ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई करता है, F4 ऑलरेडी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। लेकिन एक फोर्स जैसे इस केस में एक है, किसी केस में मल्टीपल भी हो सकती है, ये वो फोर्स है जो कि ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है ना वाई एक्सिस पे लाई कर रही है। देखो बहुत गौर से सुनना, ये अप्रोच की बात है, दिल से दुआएं निकलेंगी अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
तो ये वो फोर्स है जो कि ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है ना वाई एक्सिस पे लाई कर रही है। इसके साथ क्या करो, इसके साथ ये करो कि इसके दो कंपोनेंट बना दो। भाई वो जो हमारी लाइन पे नहीं है उसको हम लाइन पे ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? हम उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना देंगे। तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। इफ देयर इज अ फोर्स, अगर लाइन पे चल रहे हो तो वो कहते हैं ना जिंदगी में चलना है तो अच्छी तरह चल, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सॉरी वो इट वाज a meme, nothing else. So if there is a force that does not lie on either x or y axis, then resolve it into its components along x and y axis. भाई ठीक है, जो हमारी लाइन में रह रहे हैं हम उनसे खुश हैं, जो नहीं है उनको हम लाइन पे ले आएंगे। जैसे F2 के मैं दो कंपोनेंट बना देता हूँ। लेट्स से ये हो जाएगा F2y और ये हो जाएगा F2x। फोर्सेस को रिजॉल्व करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। पूरी ज़िंदगी गुजार दी एएस में फोर्सेस को रिजॉल्व कर करके। अब क्या हुआ? अब मेरी सारी फोर्सेस या तो x एक्सिस पे या तो y एक्सिस पे। ऐसा ही है भाई, क्योंकि जो भी यहाँ हुआ इधर उधर बीच में थी उनको हम लाइन पे ले आए। उनका हमने क्या किया? उनको हमने रिजॉल्व करके उनको हम या तो x या तो y एक्सिस पर लाइन पे ला चुके हैं। अब ये x एक्सिस कौन सा एक्सिस था? द एक्सिस अलोंग विद द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द सेंटर ऑफ द मास लाई। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका सेंटर, और जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उस सर्किल का सेंटर, वो दोनों जिस पॉइंट पर लाई करते हैं वो वाला एक्सिस वो x एक्सिस ना। इस पर जितनी भी फोर्स है 1 2 3 4 5 जितनी भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट निकाल लो। उन जैसे इस केस में F1, F3 और F2x ये तीन फोर्सेज हैं जो कि इसी एक्सिस पे लाई कर रही हैं। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकाल लूं तो जो भी इनका रिजल्टेंट होगा ना, दैट विल बी माय सेंट्रीपिटल फोर्स। आखिरी स्टेप क्या है? ये 4 दोबारा लिखा गया, ये 5th है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग द एक्स एक्सिस टू गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। कि भाई इस एक्सिस पे एक है, अगर एक ही फोर्स है तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप क्या करो? आप उनका रिजल्टेंट निकाल लो। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ गई बात? हो गया, खत्म हो गया, बस यही करना है। अब हमें इन अप्रोच को अप्लाई करना है आगे प्रैक्टिकल केसेस में, तभी ये सही मायने में समझ में आएगा। और एग्जैक्ट यही स्टेप फॉलो करके अभी हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस करेंगे। आप बिलीव करें कॉलेज में बच्चे खुद करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, बाकी 4 केसेस में वो खुद इन अप्रोचेस को फॉलो करके बिल्कुल सही इक्वेशन बना लेते हैं, जो विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। कि एक बच्चा जो है ना वो अनसीन केस में बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन बना रहा है क्योंकि उसका अप्रोच क्लियर है। अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि सर इनका क्या करें? जो वाई एक्सिस पे आ गए इनके साथ वही करें जो जिंदगी भर आपके साथ हुआ है, यानी कि इनको इग्नोर कर दें। ये जो फोर्सेज है ना जो वाई एक्सिस पे आ रहे हैं, नो पर्सनल अटैक्स, ये F4 और F2y, ये जो वाई एक्सिस पे यानी वो फोर्सेज जो कि बिल्कुल सर्किल के टेंजेंट पे एक्ट कर रहे होते हैं ना, उनका सेंट्रीपिटल फोर्स पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनको लिफ्ट भी ना कराओ, उनको इग्नोर कर दो, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वो भी मैं लिख ही देता हूँ कि forces acting tangent to the circular path has no contribution in the centripetal force। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपके आगे अप्रोच डिस्कस कर दिए। ये अप्रोच आपने जहन में रखना है। ये जो 5 स्टेप्स है ना, इनको आपने अपने दिल के किसी कमरे में जगह देनी है सही वाली, और इन स्टेप्स को जहन में रखना है। अगले जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे ना, वो मैं ऐसे रैंडमली नहीं कि बस फोर्सेस बनाए और बता दिया ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स का रेफरेंस दे के उन स्टेप को हम फॉलो करेंगे और फिर हम देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। हम सारी सेंट्रीपिटल फोर्सेस की इक्वेशन निकाल लेंगे, और फिर जब तुम फारिग वक्त में पुराने लेक्चर्स भी दोबारा खोल के देखना तो तुम देखोगे कि मैंने, क्योंकि बिल्कुल शुरू में इतना लंबा अप्रोच डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, बट अगर आप गौर करोगे ना तो यही अप्रोच इवन पुराने केसेस पे भी एप्लीकेबल है। वहाँ पे भी हमने यही काम किया। ये अप्रोच फॉलो ना हो, पैसे वापस। ठीक है भाई, तो इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का, जिसमें हम एक मज़े का कॉम्प्लेक्स केस उठाएंगे और उसमें इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन को डिड्यूस करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।